हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट 12th स्टैंडर्ड का हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसी में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, यानी पार्ट टू में अभी तक हमने ऑपरेशंस के बारे में बात की। याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको लास्ट लेक्चर जहाँ ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट और इस तरीके की हमने सारी डिटेल्स में डिस्कशन किया था कि ट्रेड्स, और एक जनरल सा आइडिया लिया था, एक सुपरफिशियल सा ओवरव्यू देखा था कि डिटरमिनेंट्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट ही निकाला जाता है। खैर, डिटरमिनेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में आज के लेक्चर में हम अभी तो बात नहीं करेंगे, बट डिटरमिनेंट्स की जो नॉलेज यूज होने वाली है मैट्रिसेस को लेकर, वो ऑफ कोर्स हम आज के लेक्चर में यूज करेंगे। जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लास्ट लेक्चर में दी गई थी उसी को कंटिन्यू करते हुए, बट आज के लेक्चर का मेन एजेंडा होगा कि हम डिटरमिनेंट्स, या अदर मैं कहूं तो स्पेसिफिकली मैट्रिसेस के टाइप्स डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। तो ये जो हमने सीखी अलग अलग चीज़ें, उनके बेसिस पर मैट्रिसेस को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, आज हम वो देखेंगे। मेरा पूरा यकीन है कि आपको पता है हमारा जो मॉड्यूल है, यानी हमारा जो प्रोग्राम है, ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मॉड्यूल है। यानी आपको मैग्नेट ब्रेन्स, आईआईटी जेईई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, या फिर आप कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लें जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, या फिर अगर आप देखें तो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, हम हर सेक्टर, हर सेगमेंट, ऑलमोस्ट हर जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। यानी आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है, कोई फीस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है स्टूडेंट्स, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है जो पेड वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा पैकेज आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या हमारे यूट्यूब चैनल्स जैसे IITJ की बात करें तो मैग्नेट ब्रेन्स, IITJ नीट, इन पर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात और मैं बस बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम अपने IITJ मॉड्यूल में आपको क्या क्या प्रॉमिस करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम डिलीवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की हम इंश्योर करने वाले हैं कि आपको हम थ्योरी लेक्चर्स बहुत डिटेल में बना कर देंगे विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स, ताकि आपके वो एक्सप्लेनेशन जो बनेंगे वो बहुत क्लियर हों, ताकि आप हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएँ और हर कंसेप्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम ये भी इंश्योर करने वाले हैं कि वहीं पर कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs रखें, ताकि आप अच्छे से हर कंसेप्ट को एप्लीकेशन की टर्म्स में विद ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल एप्लीकेशन मतलब कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप कर पाएँ हर कंसेप्ट की। ना सिर्फ ये, बल्कि ऑफ कोर्स जब भी कोई कंसेप्ट या कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसकी DPP आपको प्रोवाइड की जाएगी, और उस DPP के थ्रू आप उस कंसेप्ट को और मजबूत बनाएंगे और कंसोलिडेट करेंगे। DPP का सोल्यूशन भी आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, जिसके थ्रू आप उस सोल्यूशन के थ्रू नए पर्सपेक्टिव, नए आइडिया समझ सकते हैं कि देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोचा जा सकता था, इसको करने का ये भी एक तरीका ऑफ कोर्स हो सकता था। आपको कभी भी कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, 24 आवर्स में हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। फॉरवर्ड करने का तरीका बड़ा आसान सा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारी वेबसाइट पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करिए, फॉरवर्ड करिए अपना डाउट, आपके डाउट्स भी हम एड्रेस करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, हर टॉपिक के कंप्लीशन पर आपको 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, जिससे उस टॉपिक को और रिवाइज करके और प्रैक्टिस करके आप और मजबूत बनाएंगे, उसे और कंसोलिडेट करेंगे। यानी ओवरऑल हर चैप्टर से 1500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आने वाले वक्त में सब्सीक्वेंटली ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपके लिए हम प्रैक्टिस ईयर्स, मतलब इन्हीं प्रैक्टिस को करते हुए, कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। यानी जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे गए पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, और इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आगे जाकर आपके लिए वन शॉट रिविजन भी हम लेकर आएंगे। यानी कि हर चैप्टर का एक क्विक, एक प्रिसाइज, एक कंसाइज टू द पॉइंट विद ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, एक वन शॉट रिविजन जिसको देखकर आप पूरा चैप्टर एक ही शॉट में रिवाइज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लान किए जा रहे हैं, और आपके जेईई मेंस और एडवांस के हम मॉक्स भी कंडक्ट करेंगे, ताकि एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कई बार आप इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर चुके हों। एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स स्टूडेंट्स, आपके नॉन अकेडमिक्स भी कोई भी इशू है तो उन्हें भी हम टाइमली आकर रिजॉल्व करते रहेंगे, और आपको हमेशा अकेडमिक्स में पूरे फोकस, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कंटिन्यू करने में हेल्प करने की ऑफकोर्स कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का IITJ मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट नो कॉस्ट, एट ज़ीरो कॉस्ट। तो शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की, और जहाँ पर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कि मैट्रिसेस के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, मतलब उनके ऑपरेशंस के बेसिस पे अगर उनका कैटेगराइजेशन करें तो क्या अलग अलग तरीके के मैट्रिक्स हमें मिलते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें पहले मैट्रिक्स से, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैट्रिक्स आपको मिलेगा विच इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जनरली हम थोड़ा सा क्लासीफाई करके मेजरली स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कैटेगराइज कर रहे होंगे। आई होप स्क्वायर मैट्रिक्स आपको याद है, बड़ा सिंपल सा मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जहाँ पर रो और कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
है ना। जनरली आपके सिलेबस में चीज़ें लिमिटेड हैं ऑर्डर 3 तक, मतलब आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी देखोगे ना तो 1/1, 2/2 और 3/3 आपके सिलेबस में IIT मेंस और एडवांस या 11th-12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इन्हीं के आप डिटर्मिनेंट्स पर बात करोगे, है ना। तो अगर हम चीज़ें समझना चाहें तो समझने के लिए अभी फिलहाल क्या पॉइंट है कि अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझाना चाहूँ तो डेफिनेशन क्या है, इट इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक इफ इट्स ijth एलिमेंट इज सेम एज jith एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका बड़ा मजेदार सा मतलब है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे अगर मैं आपको 3/3 का ही स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ, सर एक मैट्रिक्स है लेट्स से ए, और इस मैट्रिक्स में ऑफ कोर्स ये कुछ पोजीशंस हैं, है ना। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर एक 3/3 का ये मैट्रिक्स है तो जैसे कि हम बोलते हैं सर ये होता है A11, फिर आपका आता है A12, फिर आपका आता है A13, फिर क्या आता है सर, फिर आता है आपका A21, फिर आपका आता है A22, फिर आपका आता है A33। आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, यस गड़बड़ ये की है कि होगा A23, है ना। फिर क्या आता है सर, फिर आता है A31, फिर आता है A32 एंड देन आपका आता है A33। आई होप इसके बारे में तो कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि 3/3 क्या है, 2/2 क्या है या 1/3 क्या है ना। ये है रो और ये है कॉलम, आई होप ये बातें आपको पता है। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसका कोई एलिमेंट है जिसको आप कहते हो IJ, तो अगर वो JI के इक्वल है तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि A11 के इक्वल होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हो, A11 तो A11 ही है ना, तो वो A11 के इक्वल होना चाहिए, इसका क्या मतलब। इसको और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सर इसका ये भी मतलब है कि A12 A21 के इक्वल होना चाहिए। क्या बात समझ पा रहे हो, A12 और A21 को इक्वल होना चाहिए। कब, जब आप कहना चाहते हो कि आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप अब थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर पा रहे हो। जैसे सर अगर मैं A22 और A33 की बात करूँ तो वो तो वैसे ही, मतलब 1/1 को 1/1 से फ्लिप करो या स्विच करो तो 1/1 ही मिलना है, 2 को 2 से फ्लिप करो तो 2/2 ही मिलना है, 3/3 को 3/3 से फ्लिप करो तो वही मिलना है। लेकिन अगर सर आप बात करते हो A13 की, तो 1 और 3 को इंटरचेंज करो तो क्या मिलता है, 3/1। तो सर टेक्निकली A13 A31 के इक्वल होना चाहिए। आई होप अब बातें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। सर और क्या कहना चाह रहे हो, और ये कहना चाह रहा हूँ अगर सर A23 है तो A23 को A32 के इक्वल होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। और सर और क्या, एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा मेरे ख्याल से तो और कोई ज़्यादा बातें हैं नहीं। मतलब सर इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो आप, ये तो बहुत अजीब सी बात कर रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप यकीन करिए बहुत टफ है ही नहीं है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स होता है, लेट्स एक और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट X फॉर अ वाई। सर अगर ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, अगर एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो हमें ये लिबर्टी मिल रही है कि सर डायगोनल में तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, डायगोनल पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो अब डायगोनल में तो कोई सा भी एलिमेंट रख दो चलेगा। तो डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट होंगे सर चलेगा, डायगोनल इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि सर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास यहाँ कोई एलिमेंट है, अगर आपके पास यहाँ कोई एलिमेंट है तो वही एलिमेंट आपका यहाँ भी होना चाहिए। आई होप आप देख पा रहे हो। जैसे मान लो सर अगर यहाँ 3 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 3। आई होप मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। सर ऑफ कोर्स अगर आपका यहाँ कोई एलिमेंट है तो वही एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर अगर यहाँ लिखा है -5 तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, -5, या यहाँ -5 है तो वहाँ भी क्या होना चाहिए, -5। आई होप मेरी बातें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत क्लियरली आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और क्या मतलब है सर, सर इसका एक और मतलब ये भी है कि अगर यहाँ कोई एलिमेंट है तो वही एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए, या उल्टा अगर यहाँ कुछ है तो वही एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। यानी कि लेट्स से सर अगर मान लो यहाँ 0 है, मतलब फॉर एग्जाम्पल है ना, बस ले रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 0। क्या आप बातें समझ पाए स्टूडेंट्स। बातें बड़ी सिंपल सी इतनी सी हैं कि सर पहली बात तो ये कि डायगोनल पे तो कुछ भी हो, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायगोनल तो कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि 2 2 के इक्वल है, -1 के इक्वल है, 11 11 के इक्वल है। तो बस प्रॉब्लम क्या है सर, ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए, बस ये 3 बातें हो जाएँ तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब है कि ये कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा सर, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। आई होप ये डेफिनेशन आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि AIJ AJI के इक्वल हो। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन। अच्छा सर अगर 3/3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा दिखता है तो आपका क्या मतलब है, आपको क्या लगता है एक 2/2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है, 2/2 मतलब क्या, 2/2 मतलब क्या, अगर आप एलिमेंट्स देखोगे तो A11 A12 A21 A22, तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है A11 जैसा दिखना चाहिए, तो इसको लेके तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। A22 जैसा दिखना चाहिए तो वो तो वही है, बट मतलब डायगोनल पे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है सिमेट्रिक में। आई होप ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। फिर फर्क क्या है, फर्क इतना सा है कि सर A12 A21 जैसा दिखना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, ये दोनों एलिमेंट एक जैसे होंगे। यानी अगर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ 2/2 का तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, जैसे अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहूँ ऑर्डर 2 का, तो पहली बात तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
सर डायगोनल पे कुछ भी हो चलेगा, डायगोनल पर कुछ भी हो चलेगा, जैसे कि अगर यहाँ लेट्स से -3 है और यहाँ लेट्स से 7 है, चलेगा। बस सर ये जो दोनों एलिमेंट्स है A12 और A21 ये सेम होना चाहिए, 1 2 2 1। आई होप आप फ्लिप करके चीज़ समझ पा रहे हैं। तो सर अगर यहाँ पर लेट्स से 13 है तो यहाँ पर भी क्या मांगते हैं हम 13। अगर ये है तो हम इसे सोचे समझे देख कर कह देंगे कि सर ये क्या है, सर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप सिंपल सा मैट्रिक्स है, कोई बहुत डिफिकल्ट सी बात नहीं है, बहुत चैलेंजिंग सी बात नहीं है। सर एक छोटी सी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, मान लो सर अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स है, लेट्स कॉल इट बी फॉर अ वाइल, और अगर ये एक ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है, अगर ये एक ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है, जैसे इसमें लिखा हुआ है लेट्स से 5, तो सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है क्या? आप समझो ना, आप परिभाषा समझो, आपने डेफिनेशन समझी क्या? सर डेफिनेशन क्या है, एक मैट्रिक्स है लेट्स से, और वो अगर 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट क्या होगा सर, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स। तो हाँ सर A11 के ही तो इक्वल है, तो वो एलिमेंट खुद के इक्वल होगा ऑफ कोर्स, तो ये तो क्लियरली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स तो हमेशा सिमेट्रिक ही होता है क्योंकि डायगोनल पर रखा हुआ है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो 2/2 में क्या होना होगा सर, 2/2 में ऐसे, और 3/3 में ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इन 3 की पेयरिंग इन 3 के साथ ऐसे होगी। आई होप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी सॉर्टेड सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे आप आसानी से समझ पा रहे हो कि सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहली कंडीशन तो क्या कि वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और सीधी सी कंडीशन सर कि ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, सारे ही आई और जे के इक्वल। और डायगोनल पे आई जे ऐसा ही बन रहा होता है, तो वहाँ पर तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सबसे क्लियर सा कंसेप्ट आपको अभी समझ आया जो हमने सीखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने अच्छे से समझा तो क्या सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप समझा सकते हो हमको? बिल्कुल समझ सकते हैं। सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होगा कि सर वही सेम कहानी सब कुछ, बट ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल हो। सर ये तो बड़ी गड़बड़ सी बात कर दी, इसमें क्या करेंगे आप कुछ मत सोचो, आप तो वही कंसेप्ट अप्लाई करो। हम 3/3 से ही समझे चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मैट्रिक्स से स्टूडेंट्स वही, इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं A11, वापस वही A12, और ये लिखा हुआ है A13, ये लिखा है A21, A22, और ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, और ये थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ये आपका 3/3 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, या रिक्वायरमेंट ये है, प्रॉब्लम से अच्छा बड़ा होगा रिक्वायरमेंट, कि सर जो आपका ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल हो। इसका क्या मतलब है? इसके बड़े सिंपल से कंक्लूजन है सर कि A21 A12 के इक्वल हो ये नहीं चाहिए सर, A21 माइनस ऑफ A12 के इक्वल हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ तो कहना है इसे सर ऐसा आप कहना चाह रहे हो ए आई जे प्लस ए जे आई जो है उनका सम हो 0। हाँ ऐसा कह सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। लेकिन इस बात को थोड़ा समझना, इस बात में और इस बात में फ़र्क है। इन दोनों बातों में फ़र्क ये है, इन दोनों बातों में ये फ़र्क है कि आई होप आपको रियलाइज़ हो रहा है, जो भी ये मैग्नीट्यूड में होगा ये उसी का नेगेटिव होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकली वही वैल्यू होगी। जैसे अगर ये 5 है तो ये -5 ही होना पड़ेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो पहले तो ये दोनों पेयर वाइज एक दूसरे के अपोजिट होंगे एंगल में, मतलब अगर ये 5 है तो ये -5, अगर ये 5 है तो ये -5, बड़ी सिंपल सी बात। सिमिलरली जैसा A31 है उसी का नेगेटिव A13 होगा, आई होप सिंपल सी बात, और जैसा A32 है उसी का नेगेटिव A23 होगा। सर डायगोनल एलिमेंट्स पे, सर डायगोनल एलिमेंट्स पे थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स को बहुत ध्यान सुनिएगा सर। सर आपकी परिभाषा थी कि ये सारे आई और जे के लिए ट्रू होता है, तो इस बार थोड़ा सा केयरफुली सोचिएगा कि क्या सर डायगोनल पे सोचने की जरूरत नहीं है? नहीं, आप थोड़ा सा केयरफुली सोचिए। सर जो A11 है, जो A11 है सर वो माइनस ऑफ A11 के इक्वल होना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ तो भी बोल रहे हो आप, ऐसा होता है क्या? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो है ये मान लो आई है और ये जो है ये जे है, तो ये यहाँ पे मैंने बोला ये जे है और यहाँ पर ये मैंने बोला ये आई है, तो ये तो परिभाषा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि सर सारे आई और जे के लिए ए आई जे ए जे आई के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है? थोड़ी गड़बड़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। कुछ मत करो स्टूडेंट्स, ये -A11 को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स A11 इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट डज इट कंक्लूड? इट कंक्लूड्स दैट A11 शुड बी इक्वल टू 0। क्या आप बात समझ पाए? आई होप आप बात समझ पाए कि सर डायगोनल एलिमेंट्स इस बार स्पेसिफिकली सारे 0 होंगे, क्योंकि अगर A11 0 है तो A22 और A33 भी 0 होगा। आप मैथमेटिकली समझो ना इस बात को लॉजिकली कि सर कोई नंबर और उसका नेगेटिव दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब वो 0 हो, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव लेता है ना पॉजिटिव, क्योंकि 0 का पॉजिटिव हो या 0 का नेगेटिव वो 0 ही होता है। तो जब आप ऐसा कोई नंबर चाह रहे हो सर कि वो खुद के नेगेटिव के भी इक्वल हो, तो ऐसा एक ही नंबर होता है ना, कौन? 0। तो आप समझ पा रहे हो मैथ्स कितनी सॉर्टेड सी चीज़ है।
तो सर अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक सिनेरियो, एक एग्जांपल अगर हम बिल्ड करने की कोशिश करें तो आप क्या कहोगे सर इस पे, मतलब कौन सा सिनेरियो, कैसा एक मैट्रिक्स दिखेगा? तो लेट्स एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट्स कॉल इट x फॉर अ वाई, वही ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सर पहला कंक्लूजन तो ये कि डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो जीरो होंगे, जो लीडिंग प्रिंसिपल मेन डायगोनल होगा आपका, ये क्या होंगे? जीरो। तो पहली बात तो इन तीनों का जीरो होना तय है। पहली बात, ये किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये हम बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और क्या? और बस इतनी सी बात स्टूडेंट्स, और बस इतनी सी बात कि ये जो आपके तीन एलिमेंट्स होंगे, इन्हीं तीन का यहाँ पर रेप्लिका दिखेगा, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। यानी इसका साधारण सा मतलब ये कि सर अगर आपको यहाँ दिखता है 3, तो यहाँ पर आपको लाना होगा -3। सर यहाँ दिखा लेट्स से 13, तो यहाँ पर लाना होगा आपको -13। सर लेट्स से यहाँ दिखा आपको 7, तो यहाँ लाना होगा आपको -7। क्या कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? मैं आई होप आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ कि सर पहली कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या? सर पहली कंडीशन तो क्या कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स सारे क्या होंगे? जीरो। आई होप ये बात समझ आई। दूसरी बात, ये करस्पॉन्डिंग, ये क्या था स्टूडेंट्स? A12 ये A21, ये A31 A13, और ये A32 A23, और ये A32, सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे का सम जीरो इंक्लूड लेकर आएंगे, जीरो कंक्लूड करेंगे। तो आई होप आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का विजुअलाइजेशन क्लियर है। 2-3 कंडीशंस अगर थर्ड ऑर्डर की बात करूँ तो सर पहली बात तो डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो होना तय है, और दूसरी बात ये करस्पॉन्डिंगली अपने खुद के नेगेटिव के इक्वल होंगे। और यही बात आपको यहाँ पर लिखकर समझाने की कोशिश हो रही है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो। क्या लिखा है स्टूडेंट? सुनिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सर पहली बात तो हमेशा कंडीशन क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसे हमें कहना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हर i jth एलिमेंट के लिए, हर i jth एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन ट्रू है? कि सर उसका जो नेगेटिव है वो ji के नेगेटिव के इक्वल हो। मतलब आई होप समझ रहा है, i jth एलिमेंट ji के नेगेटिव के इक्वल हो, यानी कि aij शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ji फॉर ऑल i j, माइंड यू एवरीवन, फॉर ऑल i j। दैट इज समथिंग वेरी क्रूशियल, वेरी नेसेसरी कंडीशन इन ऑर्डर टू मेक अ मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें समझ आई। बट आप क्या प्रोडिक्शन दोगे अगर आपसे पूछा जाता कि सर एक 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? मैं कहता हूँ आप लॉजिक लगाओ ना। आपके पास सर अगर आपको 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो कैसा बनेगा सर? A11 A12, फिर क्या दिखेगा सर? A21 और A22। हमने तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी? हमने डेफिनेशन ये पढ़ी सर, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी, सॉर्टेड सी डेफिनेशन थी कि सर जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, सर पहली बात तो उनका जीरो होना तय है, और जीरो ऑफ कोर्स होंगे सर। A11 अगर नेगेटिव ऑफ A11 के इक्वल हो तो तभी होगा जब A11 जीरो हो। सेम इज ट्रू फॉर A22। तो अगर मैं एक सेकेंड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ तो पहली बात तो यही कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो जीरो होंगे सर। और क्या? और मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अब मैं अगले एलिमेंट की बात करूँ तो अगला क्या सर? A12 और A21 एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? यानी कि सर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये 10 है तो ये क्या होगा? -10। अगर ये 6 है तो ये क्या होगा? -6। तो ऑर्डर 2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा। क्या इसमें कोई भी डाउट, क्वेरी या कंसर्न है स्टूडेंट्स? आई होप ये बड़ा सिंपल सा, सॉर्टेड सा, डायरेक्ट सा पॉइंट आप इजीली समझ पा रहे हो। और अगर चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है, तो क्या आप मुझे एक फर्स्ट ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता सकते हो? आई थिंक सर अगर एक फर्स्ट ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो 1 by 1, और 1 by 1 में ये एलिमेंट क्या है? A11, यानी डायगोनल एलिमेंट है सर। अगर A11 माइनस A11 के इक्वल है, यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो? ये मैट्रिक्स जो होगा ये होगा जीरो। मतलब अगर आपको नल मैट्रिक्स मिलता है ऑर्डर 1 का, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक नल मैट्रिक्स अगर आपको जीरो मैट्रिक्स मिलता है ऑर्डर 1 का, 1 into 1 का, तो उसे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हो बाय फॉलोइंग दिस डेफिनेशन। आई होप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंडरस्टैंडिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, दोनों मैट्रिसेस अच्छे से समझ आए। और अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ इस कंसेप्ट को बढ़ाते हुए, तो बहुत सारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी ज़रूरी सी बातें निकल कर आ रही हैं, और इन्हीं बेसिस पर, इन्हीं आधार पर, इन्हीं कारणों से हम इन्हें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी कहते हैं। जैसे अगर मैं पहली प्रॉपर्टी बताऊँ आपको, ये प्रॉपर्टीज़ किस पर बेस्ड हैं स्टूडेंट्स? आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पर। जैसे अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ कि सर अगर मुझसे कोई भी कहे कि ए अगर सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। कैसी बात कर रहे हो सर, कुछ तो भी बोल रहे हो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, खुद सोच के देखो सर, ए एक मैट्रिक्स है और ए कैसा मैट्रिक्स है सर, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या आप देख पा रहे हो सर, ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप आप देख पा रहे हो। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कैसा दिखेगा, मैं कुछ वेरिएबल्स की टर्म्स में बात कर रहा हूँ सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पहली बात तो ये कि इसके डायगोनल में कुछ भी आपको दिख रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक है ना, तो क्या मैं डायगोनल में रैंडम से कुछ 3 एलिमेंट्स रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हो। और चूंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या सर, अगर यहाँ पे आपको जैसे कुछ एलिमेंट दिख रहा है, अगर यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट दिख रहा है जैसे डी, तो यहाँ भी क्या दिखेगा डी। सर अगर यहाँ ई दिख रहा है तो यहाँ भी क्या दिखेगा ई। सर अगर यहाँ एफ दिख रहा है तो यहाँ भी क्या दिखेगा एफ। क्या अब आप ए डैश यानी ए ट्रांसपोज सोच सकते हो? मेरे ख्याल से आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप बस ऐसा थोड़ा सा विजुलाइज करो, आपको दिखेगा। आप खुद इमेजिन करो स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट रो है ए डी ई और फर्स्ट कॉलम जो है क्या वो सेम है? सर इसकी जो सेकंड रो है डी बी एफ और जो इसका सेकंड कॉलम है डी बी एफ, क्या वो सेम है? सर इसका जो थर्ड रो है ई एफ सी और इसका जो थर्ड कॉलम है ई एफ सी, क्या वो सेम है? तो सर अगर रो और कॉलम इंडिविजुअली करस्पॉन्डिंगली सेम है तो ट्रांसपोज निकाल के वापस आप वही तो ले आओगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात बड़ी आसान सी स्टूडेंट्स, अगर आपने कुछ समझा या ऑब्जर्व किया, मैं ए का ट्रांसपोज निकालना चाह रहा हूँ तो मैं रो वाइज निकाल लेता हूँ। पहले लेते हैं ए डी ई। ए डी ई आपका पहला रो है, लेट्स राइट इट इन द फर्स्ट कॉलम ए डी ई। आपकी सेकेंड रो है डी बी एफ, तो इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ सेकेंड कॉलम में। और आपकी जो थर्ड रो है ई एफ सी, उसे मैं लिख लेता हूँ थर्ड कॉलम में ई एफ सी। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने रो को 1 बाय 1 कॉलम्स में कन्वर्ट किया तो हमें ट्रांसपोज मिल गया। लेकिन सर जो मैं बहुत ज़रूरी सी बात देख पा रहा हूँ ये कि सर ए डी ई डी बी एफ ई एफ सी, ए डी ई डी बी एफ बी एफ सी, सॉरी ई एफ सी, तो सर ए का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो वो ए ही मिला। तो क्या मैं कंक्लूजन करूँगा कि सर ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल होगा इफ़ ए इस कैसा मैट्रिक्स? सर अगर ए जो है वो अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। आई होप ये लर्निंग आप अच्छे से याद रखेंगे, इसमें भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को नहीं है, इसमें कोई क्वेरी नहीं है। सर व्हाट अबाउट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्या कंक्लूजन दोगे? मैं कह रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट सी बात नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप सीधे सीधे सोचो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखता है? सर अगर मान लो एक थर्ड ऑर्डर का, क्या मैं ऐसा कहूँ कि 2 पे आई होप समझाने की जरूरत नहीं है, जब मैं ऑलरेडी आपको थर्ड ऑर्डर पे समझा दे रहा हूँ तो 2 पे भी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जो क्लियर करने की जरूरत नहीं। सर अगर एक थर्ड ऑर्डर का जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं तो क्या कुछ बेसिक सी बातें पता है सर? अगर एक थर्ड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सर हमें एक छोटी सी बात तो ये पता है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट 0 0 0 आना आता है। आई होप आपको बात समझ आ रही। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ कोर्स सर 0 0 0 ही होंगे। और क्या होता है, और बड़ी आसान सी बात कि ये और ये आपस में एक दूसरे से पेयर वाइज दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे, ये और ये पेयर वाइज नेगेटिव के इक्वल होंगे और ये भी पेयर वाइज अपने एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे। यानी सर बड़ी सिंपल सी बात, अगर ये ए है तो ये माइनस ए होगा, अगर ये बी है तो ये माइनस बी होगा और अगर ये सी है तो ये माइनस सी होगा। आई होप आप बातें समझ पा रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और सर अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स दिखता है तो हम इसे क्या कहते हैं? ये हमारा किस तरह का मैट्रिक्स है? सर ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन सब बातों का मतलब क्या है? इन सब बातों से बहुत ज़रूरी बात निकल कर ये आती है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें ट्रांसपोज लेना हो, सर बी का ट्रांसपोज लेके देखते हैं। अब आप अगर बी का ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे आप कह सकते हैं बी डैश, तो आपको क्या दिखेगा इस बात पे गौर फरमाइए। पहली रो क्या है सर? 0 माइनस ए बी, तो आप इसे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिए 0 माइनस ए बी। क्या बात आपको समझ आई? सर सेकेंड रो क्या है? सर सेकेंड रो है ए 0 माइनस सी, तो यहाँ से आप लिख लीजिए सेकेंड कॉलम में ए 0 माइनस सी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। सर थर्ड रो क्या है? माइनस बी सी 0, तो आप इसे लिख लीजिए थर्ड कॉलम में माइनस बी सी 0। सर जितना अभी तक मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ, ये कहीं से कहीं तक भी इसके जैसा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, मत दिखने दीजिए, बस एक छोटा सा काम करिए। क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले सकता हूँ? अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो हर वो चीज़ जो अंदर पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगी, हर वो चीज़ नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप आपको बात समझ आ रही। सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप आपको बात समझ आ रही है। एक छोटा सा करेक्शन ये कि सर 0 तो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, तो उस पर कुछ मत लगाइए। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। मैं पॉजिटिव वाले साइन हटा देता हूँ, अननेसेसरीली आप कंफ्यूज होंगे, तो ये पॉजिटिव वाले साइन हटा दे रहा हूँ। तो सर क्या दिख रहा है? अब क्या कह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर अब आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको बड़ा मज़ेदार सी चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिलेगी। क्या? ध्यान से सुनिए। सर 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी।
-BC0 -BC0, जीरो के आगे नेगेटिव लगाना डज नॉट मेक एनी सेंस, तो ये नेगेटिव भी हटा देते हैं। तो पॉइंट क्या हुआ सर? पॉइंट बड़ा सिंपल सा हुआ कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो ऑफ कोर्स सर उसका जो ट्रांसपोज है वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है। या आप माइनस साइन यहाँ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप पर आप बात समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये बात आप याद रखिएगा, यानी कि अगर है कि अगर b का ट्रांसपोज -b के इक्वल है तो हम ऑफ कोर्स कहते हैं कि b जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या उल्टा भी आप कह सकते हो कि b जो है अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑफ कोर्स b का जो ट्रांसपोज होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो नेगेटिव ऑफ b के इक्वल होगा। दोनों वैसा वर्सा है, अगर ये है तो वैसा और वो है तो ऐसा। ये दोनों प्रॉपर्टी आई होप आपको बहुत ईजिली और क्लियरली डाइजेस्ट हुई है। इन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में किसी भी स्टूडेंट को मेरा है कि नहीं अभी तक कोई डाउट नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं स्टूडेंट, सुनिएगा। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। आई नीड नॉट टेल यू दिस। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। सही, कोई भी डिग्री का आप डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, कंडीशन क्या थी? A11 A22 A33 A44। ये सर आइडेंटिकल है ना, 1 1 2 2 3 3। तो 1 1 का फ्लिप भी करोगे तो 1 1 ही मिलेगा, मतलब A11 माइनस A11 के इक्वल हो। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब A11 क्या हो? जीरो। यानी डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। आई होप फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ये बात याद रखेंगे और ये प्रॉपर्टी आप नहीं भूलेंगे। ये बहुत क्रूशियल सी प्रॉपर्टी है, जो एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है, जो मेरा यकीन है अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है इन कंसेप्ट को तो आप आसानी से समझ पाएंगे। What about the next concept? For any square matrix A, A और A डैश is symmetric। इसका क्या मतलब है? ये बहुत मज़ेदार सी बात है स्टूडेंट, सुनिएगा। जैसे मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं एक छोटा सा सिंपल सा मैट्रिक्स ले लेता हूँ A, सेकेंड ऑर्डर का, जैसे लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है और कुछ भी रैंडम मैट्रिक्स है, जैसे A, B, C और D। ये बात आपको समझ आई? अच्छा, आप बता सकते हो सर A डैश क्या होगा? मेरे ख्याल से A डैश या अगर मैं A ट्रांसपोज की बात करूं तो रोज को कॉलम से और कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज कर दीजिए। यानी ये जो है, आई होप आप समझ पा रहे हो, ए बी को आप क्या बना दोगे? कॉलम, और सी डी को भी आप क्या बना दोगे? कॉलम। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप A और A ट्रांसपोज को ऐड करिए। अगर आप A और A ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? बहुत ध्यान सुनिए, ये मैं 2/2 पर बता रहा हूँ, 3/3 पर भी सोच सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप आप सोच पाए कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो A और A मिलके क्या हो जाएगा सर? ये मिलके हो जाएगा 2A। आई होप आप बात समझ पाए। सर B और C करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं तो ये क्या बन जाना है सर? ये बन जाना है B प्लस C। सिमिलरली सर अगर आप सोचें तो ये क्या बन जाना है? C प्लस B। जैसे क्या मैं चाहूँ तो B प्लस C लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स आप लिख सकते हो सर। और बस एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स, क्या D और D को ऐड किया तो क्या मिलेगा सर? D और D को अगर आपने ऐड किया तो ये मिलेगा 2D। इस घटना के दौरान बड़ा ही मज़ेदार सा वाक्य हुआ। वाक्य ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप देख पा रहे हो कि सर अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूँ, इन्हें ना भी देखूँ, तो मुझे एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ दिख रही है कि सर ये जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के इक्वल है। और अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं ये कैसा मैट्रिक्स है? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक बहुत ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एनी मैट्रिक्स, ये बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स, और इसको हम कई क्वेश्चंस में किसी ना किसी तरीके से अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज हम उसका ऐड कर दें, है ना, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स अगर हम वो ऐड कर दें तो आपको हमेशा क्या मिलता है स्टूडेंट्स? आपको हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात बहुत अच्छे से मैं कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जरूरत लग रही होगी तो ऐसा कुछ करके ला रहे होंगे, या ऐसा कुछ हो रहा होगा तो हम ऐसा कुछ देख रहे होंगे या यूज़ कर रहे होंगे। ये बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काम आती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ये के अलावा पहली बात तो ये कब होगा स्टूडेंट्स? जब कंडीशन क्या है कि वो जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे रैंडमली किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देने से आप उसे सिमेट्रिक नहीं बनाएंगे। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। सिमिलरली बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर उस मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा? सोच के देखो स्टूडेंट्स, कितनी मजेदार सी बात है। सर जब भी ट्रांसपोज लेते हैं ना तो डायगोनल एलिमेंट्स कहीं नहीं जाते। आप बात समझो स्टूडेंट, जैसे मैं अगर एक 3/3 पर आपको चीज़ें विजुलाइज करवाऊँ, देखो अगर लेट्स से एक मैट्रिक्स है X, है ना, ये एक 3/3 मैट्रिक्स है ना, जैसे कि क्या ले लो JKL, है ना, MNO, है ना, और यहाँ लिखा है लेट्स से PQR। तो अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा? JKL यहाँ जाएगा तो JKL, तो 1 1 तो 1 1 की जगह पे रहेगा। MNO यहाँ जाएगा MNO, तो N ही रहेगा। और PQR यहाँ आ जाएगा PQR, तो R वहीं रहेगा। यानी A11, A22 और A33 चेंज नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत खास पर्पस है स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ X का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप कहोगे सर
कॉलम मतलब आप जो भी चीज़ें बदलना चाह रहे हो बदल लो, रो को कॉलम से या कॉलम को रो से, बट डायगोनल वाली चीज़ें तो वही रहेगी ना। आप ऐसे सोच लो JKL, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो MNO आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा MNO, और थर्ड रो PQR आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा PQR। और इस बेसिस पे अगर आप सर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो चीज़ों को ध्यान से, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सर x में से अगर आप x का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या दिखेगा। पहली बात तो क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो स्टूडेंट्स, पहली और सबसे ज़रूरी बात कि सर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए। क्यों हो गए सर, J माइनस जे जीरो, N माइनस एन जीरो और R माइनस आर जीरो, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो सर जीरो हो गए। तो ये हुआ जीरो, ये हुआ जीरो और ये हुआ जीरो। क्या ये बात समझ आई। और छोटी दो तीन बातें और ध्यान से सुनिए। सर ये हो जाएगा K माइनस एम, ये वाला एलिमेंट हो जाना है K माइनस एम। सर ये हो जाएगा L माइनस पी, ये वाला एलिमेंट हो जाना है L माइनस पी। कोई डाउट इसमें। सर ये हो जाएगा O माइनस क्यू, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा O माइनस क्यू। आई होप इसमें भी कोई परेशानी है। सर अब आगे क्या करेंगे, सुनिए बहुत ध्यान सुनिए। सर अब होने वाला है M माइनस के, क्या M माइनस के को मैं नेगेटिव ऑफ K माइनस एम लिख सकता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। फिर क्या मिलेगा P माइनस एल, क्या P माइनस एल को मैं नेगेटिव ऑफ L माइनस पी लिख सकता हूँ। आई होप ये बात आपको बहुत बॉदर नहीं करती है। एंड ऑफ कोर्स सर Q माइनस O को क्या मैं O माइनस क्यू लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे O माइनस क्यू लिख सकता हूँ। अच्छा एक छोटा सा कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है, तो ये O है स्टूडेंट्स, है ना, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब जीरो हैं। अगर आपको ये जीरो दिखना है तो इसको कैसे बनाऊँ, मैं इसको जीरो ऐसे बना देता हूँ। आई होप ये बात आपको कन्फ्यूज नहीं करेगी, ये सारे आपके जीरो हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट जीरो तो जीरो कभी नहीं दिखते, तो मैं O को कुछ बदल देता हूँ। लेट्स से मैं इसे कह देता हूँ, लेट्स से कोई अल्फ़ाबेट बताओ स्टूडेंट्स, लेट्स से हम इसे कह लेते हैं, कोई अच्छा सा बता दो इसी के आसपास, लेट्स से G, है ना। तो ये भी क्या है स्टूडेंट G, है ना। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ G दिखेगा स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पे दो जगह आपको G दिखाई देगा मेरे ख्याल से। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं इसलिए मैं बचाना चाह रहा हूँ, ये आपको G दिखेगा और ये भी आपको G दिखेगा, है ना। तो क्या आपको नज़र आ रही है, बहुत ज़रूरी बात, ऑफकोर्स ये नेगेटिव ऑफ G माइनस क्यू होगा, क्योंकि ये Q माइनस G जब होगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ G माइनस क्यू। ऐसा लिखने का रीज़न आई होप आपको दिख गया होगा क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो आप ये दोनों आपस में एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल, ये दोनों आपस में एक दूसरे के नेगेटिव इक्वल, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के नेगेटिव इक्वल, और डायगोनल एलिमेंट्स आई होप आई नीड नॉट टेल यू आर एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल, क्योंकि वो सब जीरो हैं। तो ये क्लियरली कैसा मैट्रिक्स है सर, ये क्लियरली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी आप क्या कंक्लूड करोगे, आप कंक्लूड करोगे एक और बहुत ज़रूरी बात याद करिए स्टूडेंट्स, एनी मैट्रिक्स, अगेन कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए सर, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ऑफकोर्स एनी मैट्रिक्स मतलब एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, माइंड यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। यहाँ पे भी करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज इसे, यहाँ पर जो कंक्लूजन किया था एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो व्हेन यू हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हेन इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब इसमें से जब उसका, है ना, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, अगर उस मैट्रिक्स में से, स्क्वायर मैट्रिक्स में से अगर उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर। इस केस में हमेशा आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। आई होप ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे। दो बहुत ज़रूरी बातें, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करने पर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स आपको क्या देता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सब्ट्रैक्ट करने पर देता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, किसी ना किसी फॉर्म में IIT JEE इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस बना के पूछ रहा होता है। मतलब बोलेगा कि इसको ऐसे कन्वर्ट करो, ऐसे बना के दो, ऐसा कुछ ढूंढो, तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लग रही होगी। आई विल शो दीज थिंग्स इन योर क्वेश्चंस बीइंग यूज्ड, पर फिलहाल अभी इन्हें अच्छे से समझिए, इन पर फोकस करिए याद रखने पर। अच्छा, इसका क्या मतलब है, A डैश एंड A डैश A ये हमेशा आपके सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी, और या बेसिकली एक ही प्रॉपर्टी कि सर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, या फिर ऑफ कोर्स ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है इसका ट्रांसपोज ये है तो इसका ट्रांसपोज ये भी तो है, क्योंकि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ही तो आएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो। तो अगेन किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप करेंगे तो आपको हमेशा कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, आपको हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। अगेन फिलॉसफी बड़ी सिंपल सी है, आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, मैथ्स ब्यूटीफुली उसको ऐसे अरेंज करेगा कि आपको क्लियरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, यानी AIJ AJI के इक्वल होता हुआ क्लियरली आपको दिखाई देगा।
क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? मेरा यकीन है ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत क्लियरली आपको समझ आई, सारी चारों प्रॉपर्टीज जो बहुत डिटेल में हमने पढ़ी, इसमें किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है। मेरा कंक्लूजन अभी तक फिलहाल ये है कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए, क्योंकि इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए और आपको याद रहना चाहिए सारी प्रॉपर्टीज़। उसी को कंटिन्यू करते हैं क्लास नेक्स्ट प्रॉपर्टी से, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए आर सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब है? इसका है मतलब स्टूडेंट सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चंस में यूज हो रही होंगी बातें, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज होगी और मेरा यकीन करिए बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर इन्हें आप याद रखेंगे ना तो आप क्वेश्चंस कहीं कहीं सारे क्वेश्चन जो बहुत स्टूडेंट्स घुमा फिरा के कर रहे होंगे शायद 10 से 15 मिनट में, आप 10 सेकंड के अंदर कर दोगे। मैं शो करूंगा आपको कि देखो इसमें ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है, मान लो अगर यही प्रॉपर्टी आपको पता है, तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल पाओगे। मैं बात करूंगा इस बारे में जब मैं क्वेश्चंस के दौरान डिस्कस करूंगा। और इसी को लोग शॉर्ट ट्रिक्स कह देते हैं। मैं कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो टेक्निक्स होती हैं। आपको ये बातें पता होती हैं, आपको बेसिक्स पता होते हैं, आपको न्यूएंसेस पता होते हैं। जितनी डिटेल में आपको चीज़ें पता होती है उतना अच्छे से आप अप्लाई कर पाते हो। अब पता नहीं आप ट्रिक्स क्यों कहते हो, ट्रिक्स कहना डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो तो 2-4 ट्रिक होती है ना जो 2-4 जगह काम कर जाती हैं, और ये तो पूरा वास्ट ओशियन है जिसे पूरा डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा। और जब इसे पूरा डिटेल में आप स्टडी करोगे तब जाकर आप इन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आ रही होंगी। तो ट्रिक्स बहुत ही बेहुदा सी चीज़ है, आप प्लीज़ इस बात को समझिए। ज़रूरी बात है टेक्निक सीखना। टेक्निक्स मतलब डिटेल्स सीखना, न्यूएंसेस सीखना, बारीकियाँ सीखना, इंट्रिकेसीज सीखना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाकर उसे गहराई में जाके एक्सप्लोर करना। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो हर चीज़ को जितना डेप्थ में समझा होगा उतने अच्छे से आप इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे, और जितने अच्छे से क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे उतनी जल्दी आप आंसर ला पाएंगे। तो हर चीज़ की डिटेल्स पढ़िए, इनसाइट्स पढ़िए, बारीकियाँ सीखिए। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। जैसे अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूँ तो यहाँ क्या कह रहा है वो, इस बात को बहुत ध्यान सुना। आपके पास लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए, और कहा जा रहा है कि मान लो सर वो जो ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो क्या कहा रहा है स्टूडेंट्स? अगर मान लो ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा, मतलब ऑर्डर 2 का मैंने लिया है। तो सर अगर आपने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया और इसकी कोई भी इवन पावर ले लो, मतलब जैसे अगर आपसे कोई कह दे, अगर मान लो क्वेश्चन में आ रहा है ए की पावर जैसे 2004, तो ये कैसी पावर है? सर ए को 2004 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से तो हम रहे, पर आप निश्चिंत होकर फिगर आउट मत करिए। आप बस ये कह दीजिए बिना किसी हेजिटेशन या डाउट के कि सर ए की पावर 2004 भी, एटलीस्ट मैं एक बात तो फॉर श्योर कह सकता हूँ कि ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए भी क्या था? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप निश्चिंत होकर कह सकते हो, क्योंकि आप जब पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना, जब आप ए स्क्वायर निकालोगे, ए की पावर 4 निकालोगे, तो आपको सिमेट्रिक ही बनते हुए दिखेंगे। आई होप आप मेरा पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो। मैं इसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर रहा हूँ, इसे एज अ फैक्ट ही याद रखवा रहा हूँ, बट आप ऐसा करके देख सकते हैं इन केस इफ यू फील कि सर ऐसा कैसे होता है। बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन कंक्लूड दिस। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो मेरे ख्याल से इस प्रॉपर्टी पे बात करने की जरूरत नहीं। बाय द वे ये सारी इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द इवन पावर स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, आई एम मेकिंग दैट करेक्शन, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अगर सिमेट्रिक है तो कोई सी भी पावर आप ले लीजिए, वो हमेशा आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम मेकिंग दैट करेक्शन। एनी पावर, बस ये कैसी पावर होनी चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए, मतलब पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 2003, पावर 2007, पावर 2008, 2009, कुछ भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट प्रॉपर इंटीजर होना चाहिए। और कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आपको हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगी। आई एम मेकिंग दैट करेक्शन, मैंने वो गलती से कह दिया था इवन पावर, इट शुड बी एनी इंटीग्रल वैल्यू। बट इवन पावर कहाँ पिक्चर में आती है मैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इस पर हम बात करें तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। इवन पावर कम्स इनटू पिक्चर जब आपका ये वाला कंसेप्ट आता है। कौन सा? अगर सर ए एक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए एक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सुनिएगा ध्यान से, सर सारी इवन पावर्स आपको सिमेट्रिक बना देती हैं और सारी ऑड पावर्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक मेंटेन करके रखती हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में यूज़ हो रहा होता है। ये कंसेप्ट बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। इसे अच्छे से याद रखना। इस पर बेस्ड एप्लीकेशन एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत सटली, बहुत ही इनडायरेक्टली, बहुत ही ऐसे कि पता ही नहीं चलेगा कि और अप्लाई हो जाएगा और यूज़ हो जाएगा, जिसको करने में शायद स्टूडेंट्स 10 मिनट लगा रहे होंगे, आप शायद 10 सेकंड में ले आओगे। कैसे? सुनिएगा। पहली बात तो आपको ये फिगर आउट करनी पड़ेगी कि क्या ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अगर ये 0 0 है और सर अगर ये A है तो ये क्या होना चाहिए माइनस है। तो पहली बात तो क्या, पहली बात तो ये कि सर A जो है वो क्या होना चाहिए, A जो है वो होना चाहिए सर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहली कंडीशन है ना। अब दो बातें निकल कर आती हैं, दो बातें निकल कर आती हैं स्टूडेंट्स, कैसी दो बातें, दो ज़रूरी बातें निकल कर आती हैं कि सर अगर आपके पास A की पावर जो है, A की जो पावर है कोई वो एक इवन पावर है, A की जो पावर है वो कोई इवन पावर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो मैं n ले रहा हूँ स्टूडेंट्स वो क्या है, n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर वैल्यू। तो a की पावर 2n अनडाउटेडली बिना किसी हेजिटेशन के आप कहना कि सर ये हमेशा कैसा मैट्रिक्स बनेगा, सर ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। अब बिना सोचे समझे कंक्लूड करोगे। और एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, अगर a की पावर 2n है तो एक और कंक्लूजन ये कि अगर a की पावर आपके पास होता कोई ऑड, यानी ऐसे आप कहोगे 2n + 1, एंड ऑफ कोर्स n वहाँ भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, उस केस में आप कहोगे कि सर a की पावर 2n + 1 अनडाउटेडली क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये अनडाउटेडली बन जाएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं और इनमें अभी तक कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं है। सीधा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंसेप्ट है, बट ये बहुत क्रूशियल, बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है। तो इसे प्लीज़ याद रखना क्या, कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर डजंट मैटर है ना, ऑर्डर डजंट मैटर, कुछ भी ऑर्डर हो, उसकी कोई इवन पॉजिटिव पावर विल ऑलवेज गिव यू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसकी कोई भी ऑड पॉजिटिव पावर विल ऑलवेज गिव यू अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट एज लॉन्ग एज द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अगर वो मान लो सिमेट्रिक है तो चाहे उसकी पावर इवन हो या ऑड, वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बना रहेगा। आई होप ये दोनों डिफरेंस आपको समझ आ रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। और नेक्स्ट आई होप ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ आई, ये बहुत क्रूशियल सी, बहुत ज़रूरी सी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी को याद रखना, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और ये पूछा जाता है। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। ऑपरेशंस के ही बेसिस पर जब हमने समझा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को, देयर इज अनदर कैटेगरी विच इज कॉल्ड हर्मिटन मैट्रिक्स। व्हाट इज दैट? हर्मिटन मैट्रिक्स। अब हर्मिटन मैट्रिक्स क्या होता है? शानदार है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान देना। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन द कंडीशन रिमेन सेम। ये भी मैट्रिक्स कैसा होगा सर? पहली बात तो वही कि इसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। इट इज सेड टू बी, a square matrix is said to be hermiton अगर उसका i-jth एलिमेंट है वो जो है वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो, किसके? j-ith एलिमेंट के। उस केस में aij इज इक्वल टू, मतलब अगर ऐसा है तो उस केस में हम कहते हैं इसके हर्मिटन मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट अगर आया तो फिर पूछ लिया जाता है, तो याद तो रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स बनाकर देता हूँ, जैसे सर देयर इज़ अ मैट्रिक्स ए, देयर इज़ अ मैट्रिक्स ए, है ना। अगेन इसमें एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर यहाँ लिखा है लेट्स से जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, है ना, कुछ एक नंबर ही ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन आ रहा है। जैसे यहाँ लिखा है सर 2 + 3 आयोटा, यहाँ लिखा है लेट्स से 7 आयोटा, यहाँ लिखा है लेट्स से -3 आयोटा, है ना, यहाँ लिखा है सर लेट्स से 5 - 2 आयोटा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। अब कुछ करेक्शंस ये होंगे स्टूडेंट, जैसे कि बात समझना, ये जो एलिमेंट है आपका, ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है? ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है। तो ऑफ कोर्स सर जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा। तो अगर ये 7 आयोटा है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? 7 आयोटा का कॉन्जुगेट, जो कि क्या होगा? ऑफ कोर्स -7 आयोटा। इस बारे में हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली डायगोनल पे कुछ भी हो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर 1 1 के लिए 1 1 ही चलेगा, 2 2 के लिए 2 2 ही चलेगा, 3 3 के लिए 3 3 ही चलेगा। यानी कि एक और छोटी सी बात जो आपने नोटिस नहीं की वो ये कि सर इसके डायगोनल पे नंबर्स कैसे होंगे, वो थोड़ा सा चेंज होगा। स्टूडेंट सुनिएगा बहुत ध्यान से, फिर से एक बात समझना, ये सारा क्वेश्चन एक तरफ रखो, एक छोटी सी बात का जवाब दो, बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। अगर कोई कहे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके इक्वल है, ऐसा क्यों कहा स्टूडेंट्स? क्योंकि ऐसा इसलिए कहा कि अगर मैं a11 वाले एलिमेंट की बात करूं तो सर a11 वाला एलिमेंट a11 के कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। ऐसा कब होता है उस बारे में बात करते हैं। मान लो सर z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि लिखा है x + i फॉर्म में, तो आप कहना चाह रहे हो सर यहाँ से कि x + i यानी z जो है वो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर यानी x - i के इक्वल हो। क्या आप बातें समझ पा रहे हो? और अगर मैं यहाँ से कुछ एक इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूँ तो सर x से x कैंसिल, i को इस तरफ लेकर आए तो 2 i = 0। सो 2 और i तो 0 है नहीं, तो बचेगा क्या? y, तो y क्या होगा? 0।
और जैसे ही y 0 हुआ आप क्या कंक्लूड करोगे, जैसे ही y 0 हुआ आप z के बारे में एक इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन दोगे कि z जो है वो क्या होगा, सिर्फ x। और x मतलब क्या, x मतलब सर बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कि z जो होगा वो एक प्योरली रियल नंबर होगा। इस बात का मतलब आप समझ पा रहे हो? जैसे जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सारे जीरो हो गए थे, क्योंकि अगर a11 माइनस a11 के इक्वल था तो वो तभी था जब वो जीरो हो। उसी तरीके से हर्मिटन मैट्रिक्स में अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, सर अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो वो जो एलिमेंट है जो डायगोनल पर रखा हुआ है सर वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल तब ही होता है जब उसमें सिर्फ रियल पार्ट हो। अब बात समझो स्टूडेंट्स, आप ऐसे सोच के देखो मैथमेटिकली, अगर आप मेरी बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये लिखा है a प्लस आयोटा बी और इस तरफ लिखा है a माइनस आयोटा बी। आप कहना चाहते हो दोनों इक्वल है, तो सर a तो a के इक्वल है। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो प्लस होने से कुछ और इम्पैक्ट आएगा, माइनस होने से कुछ और इम्पैक्ट आएगा। ये कब नलिफाई होगा सर, जब ये होगा ही नहीं, अगर ये रहा ही नहीं इसमें तो ही तो इक्वल होगा। बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर डायगोनल पर रियल नंबर्स होना जरूरी है। रियल नंबर मतलब लेट्स से 2 माइनस 3 एंड लेट्स से प्लस 11 या लेट्स से 14, कुछ भी मतलब रियल नंबर हो ऐसा। आई होप इन बातों ने आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया, यहाँ तक बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर सिमिलरली एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और आपने दिया होगा कि सर अगर यहाँ लिखा है -3 आयोटा, अगर यहाँ लिखा हुआ है -3 आयोटा, तो ये है कौन सा एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है A13। तो A31 जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो -3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा सर, 3 आयोटा। मान लेते हैं यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, जैसे लिखा हुआ है 5 - 7 आयोटा। इसका क्या करें, ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है 3 2। तो सर 2 3 जो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट होगा वो इसका कंजुगेट होना चाहिए। तो कंजुगेट मतलब क्या, 5 - 7 आयोटा का कंजुगेट होगा 5 + 7 आयोटा। क्या आप बातें समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? बड़ी ही सिंपल, बड़ी ही साधारण और बड़ी ही सॉर्टेड सी बातें मैंने आपसे कहने की कोशिश की कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व अगर आप करो तो क्लियरली सर ये जो है ये इसका कॉन्जुगेट है। क्या आपको दिख रहा है, 7 आयोटा का कॉन्जुगेट 7 आयोटा। सर ये जो है ये इसका कॉन्जुगेट है और ये जो है ये इसका कॉन्जुगेट है। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ कोर्स व्हिच नीड्स टू बी ऑब्जर्व, सर 2 जो है वो खुद का कॉन्जुगेट है, सर -3 जो है वो -3 का कॉन्जुगेट है, और जो 14 है वो खुद 14 का कॉन्जुगेट है। क्योंकि 14 का कॉन्जुगेट 14 ही होगा, क्योंकि कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो उसका नेगेटिव लगाएंगे तो 14 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है सर, ये एक हर्मिटन मैट्रिक्स है। तो एक हर्मिटन मैट्रिक्स का जो बेसिक आइडिया मैं देना चाह रहा हूँ वो क्या, कि सर डायगोनल पे हमेशा रियल नंबर्स बैठे रहेंगे और यहाँ पर क्लियरली उनके कॉन्जुगेट आपको दिखेंगे। क्या ये कॉन्टेक्स्ट आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से डेवलप करवा पा रहे हो? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, अच्छे से आपने चीज़ें समझी। एंड अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूँ, किसी भी मैट्रिक्स में बात करूँ, तो मैं क्या कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, सर मैं कहूँगा AIJ जो एलिमेंट हैं वो JI एलिमेंट के कॉन्जुगेट के अगर इक्वल हों तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम हर्मिटन मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप ये प्रॉपर्टी, ये कंसेप्ट, ये टाइप, ये कैटेगरी, ये क्लासिफिकेशन जो हमने किया ये अच्छे से आपको याद रहेगा। और हर्मिटन मैट्रिक्स में कोई भी डाउट अब किसी भी स्टूडेंट को नहीं, बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग आई होप आप ले पाए जहाँ तक सवाल था एक हर्मिटन मैट्रिक्स को समझने का। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हर्मिटन मैट्रिक्स के बाद अगर मैं चीज़ें समझूं तो सर स्क्यू हर्मिटन भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं तो हर्मिटन और स्क्यू हर्मिटन भी तो हो सकते हैं, वो भी तो एग्जिस्ट करेंगे। सर वो कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं उस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। मैं चाहता हूँ आप पहले से ध्यान से देखें, समझें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे लिख कर बताओ कॉमेंट्स में कि आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे सोच पा रहे हो, आप क्या वर्कआउट कर पा रहे हो, थोड़ा सा देख कर बताओ स्टूडेंट्स। अब अगर आपसे मैं पूछूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपके क्या ख्याल है, तो मेरे ख्याल से बहुत टफ बात नहीं है। अब आप समझ चुके हो कि कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रही होंगी। बड़ा सिंपल सा, आप बस इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो और मेरे ख्याल से आप कह पाओगे कि हाँ सर, बस इतना सा देख के हम बता सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बिहेव कर रहा होगा। सर सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सुना। पहले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बिहेवियर हम समझते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के इक्वल है, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल उसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव है, तो ये किस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है? सर अगर इस बात को अगर आप कहना चाहें तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में मान लेता हूँ z जो कि है x + i y, हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लेते हैं x + i y कैटेगरी का, तो ये है x + i y, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट होगा x - i y। क्या बात आपको समझ आई? सर ये लिखा है x + i y, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो हो जाएगा -x - प्लस i y। सर अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बड़ा मज़ेदार सी चीज़ हो रही है, i y से i y कैंसिल, -x इधर आए तो 2x = 0, यानी यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि x = 0। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया?
x इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रियल पार्ट है ही नहीं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रियल पार्ट नहीं है, मतलब ये जो z है, मतलब ये जो z है किसके इक्वल है सर? ये जो z है ये जो z है किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है। ये कहाँ तक की बात है स्टूडेंट्स? आई एम रियली सॉरी, ये जो z है वो x के इक्वल नहीं, आई जस्ट लॉस्ट। जो z है वो x अगर 0 है तो इसमें प्योरली ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसा मैं पॉइंट आपको हर्मिटन में बता रहा था कि अगर हर्मिटन मैट्रिक्स है तो वो प्योरली रियल होता है क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो उसका जो डायगोनल होता है, हर्मिटन का जो डायगोनल होता है वो कैसा होता था? प्योरली रियल। तो अगर मैं स्क्यू हर्मिटन की बात करूँ, अगर मैं स्क्यू हर्मिटन की बात करूं तो क्या पहला प्रेडिक्शन आपको समझ आ रहा है कि स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स में उसका जो डायगोनल होगा, क्योंकि डायगोनल में सेम एलिमेंट होगा, अगर a11 है तो यहाँ पर भी वो a11 के इक्वल होगा लेकिन उसके नेगेटिव कॉन्जुगेट के इक्वल। तो उस तरीके से आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि वो प्योरली इमेजिनरी होगा। कौन? स्क्यू हर्मिटन का डायगोनल। पहला कंक्लूजन आपको समझ आया। और अगर यहाँ से मैं चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो सर स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स कैसा दिखेगा उस पर बात करते हैं। सर अगर एक मैं 3x3 का स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स बनाना चाहूँ, अगर मैं 3x3 का थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स दिखाना चाहूँ तो कैसे समझूंगा? सर पहले तो ये कि आपको डायगोनल पे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स चाहिए। प्योरली इमेजिनरी मतलब लेट्स से आप यहाँ पे क्या रख सकते हो? 7 आयोटा, यहाँ पे क्या रख सकते हो? -5 आयोटा, यहाँ पे क्या रख सकते हो आप? लेट्स से 2 आयोटा, है ना? तो ये आपके प्योरली इमेजिनरी है। बट व्हाट अबाउट दीज अदर्स? मेरे ख्याल से बहुत टफ बात नहीं है सर। यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ, ये पेयर्स आई होप आपको समझ आते हैं, ये दोनों पेयर वाइज, है ना? इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों पेयर वाइज, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो, और ये दोनों पेयर वाइज, ये कैसे होंगे स्टूडेंट्स? सर ये आपस में अब नेगेटिव कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं कहने वाला हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स? अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर ये लिखा है लेट्स से 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा का नेगेटिव क्या होगा सर? उसका पहली बात तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा सर? वो होगा 2 - 3 आयोटा। और अगर वो है 2 - 3 आयोटा तो 2 - 3 आयोटा का नेगेटिव क्या होगा सर? वो होगा -2 + 3 आयोटा। क्या आप बात समझ पाए? मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, जो भी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और जो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और मैं यही रिलेशन होगा कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव कॉन्जुगेट के इक्वल होंगे। जैसे अगर आप -2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालो तो क्या होगा सर? वो होगा -2 - 3 आयोटा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? उसका नेगेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा सर? वो आ जाएगा +2 + 3 आयोटा। आई होप आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स समझ आ रहा है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर एक नंबर हुआ, तो यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, जैसे +5 हुआ, तो सर +5 का कॉन्जुगेट क्या होता है? सर +5 का कॉन्जुगेट होता है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो, इसलिए मैंने डेरिवेटली एक रियल नंबर लिया। अगर जैसे यहाँ पर +5 हो तो +5 का कॉन्जुगेट क्या होगा सर? प्योरली रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट वही होता है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं जिसका साइन आप चेंज करेंगे। तो 5 का कॉन्जुगेट 5 है, लेकिन इसका नेगेटिव, तो 5 का नेगेटिव क्या हो जाने वाला है? -5। अच्छा सर ऐसा ज़रूरी है क्या कि प्योरली इमेजिनरी नंबर डायगोनल पर ही हो? क्या यहाँ नहीं हो सकते? सर यहाँ तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लो मैंने कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर यहाँ ले लिया, लेट्स से 11 आयोटा, तो सर 11 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 11 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा -11 आयोटा, और -11 आयोटा का पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा +11 आयोटा। क्या आपको स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स समझ आ रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैट्रिक्स है। अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हो तो जिस पर्सपेक्टिव से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्यू हर्मिटन में क्या हो रहा है सर? आपका जो ijth एलिमेंट है वो नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ AJI के इक्वल है। बहुत कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप सोच पा रहे हो तो, और यही बातें मैंने यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करने या शो करने या समझाने की कोशिश की। क्या आप बात समझ पाए? कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर 11 आयोटा के इक्वल हो गया, हो जाने दो ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? ये कोइंसिडेंटली हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो इसके नेगेटिव के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो वापस वो वही नंबर बना देगा। सर 5 तो प्योरली रियल नंबर है, तो अच्छी बात है ना, आप रहने दो। 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 5, लेकिन उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? -5। अगर आपको ऑपरेशन प्रॉपर एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर पे होते हुए देखना है तो आप यहाँ देखो सर 2 + 3 आयोटा एक अच्छा स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें एक रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - 3 आयोटा, और 2 - 3 आयोटा का नेगेटिव लेंगे तो होगा -2 + 3 आयोटा। और सर डायगोनल की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, डायगोनल शुड बी प्योरली इमेजिनरी। क्या मैं ये बात आपको समझा चुका हूँ और ये बात आपको डाइजेस्ट हो चुकी है कि डायगोनल जो होगा सर वो तो प्योरली इमेजिनरी ही होगा? क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? आई होप आप उसके स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स को अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स समझ आया तो कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज़ जो इन पर भी बेस्ड हैं,
बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से। मेरे ख्याल से हर्मिटन और स्क्यू हर्मिटन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट बॉइल डाउन करूँ, अगर मैं छोटा सा पॉइंट लिखकर आपको इन दोनों को बॉइल डाउन करना चाहूँ, सो व्हाट अबाउट हर्मिटन स्टूडेंट्स? हर्मिटन के बारे में अगर आप जल्दी से चीज़ें रिवाइज करें तो हर्मिटन में क्या हो रहा था सर? हर्मिटन में जो ए आई जे था वो ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल था। आई होप ये बात आपको याद आ रही है। लेकिन सर स्क्यू हर्मिटन होगा, स्क्यू हर्मिटन मतलब इन दोनों का डिफरेंस मेजरली आपको ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ। तो सर ए जो आई जे है, जो एलिमेंट है ए आई जे, वो नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सर, हर्मिटन में अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, हर्मिटन में अगर मेन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो वो क्या थे सर? वो प्योरली रियल थे। याद आ रहा है आपको सर? अगर स्क्यू हर्मिटन में हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, स्क्यू हर्मिटन में हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो वो प्योरली कैसे थे स्टूडेंट? सर वो प्योरली इमेजिनरी थे। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशंस आपने किए होंगे, बाकी तो बस ये कंडीशन के बेसिस पे आपको चीज़ें दिखती चली आई होंगी। अच्छा, मैं एक और हर्मिटन का एग्जाम्पल लेता हूँ इस वाले पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कि देखो हर्मिटन में चीज़ें कैसी हो रही होंगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर एक हर्मिटन मैट्रिक्स आपने बनाया, मैं एक हर्मिटन मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो पहली बात तो सर डायगोनल में प्योरली रियल होंगे। प्योरली रियल में तो 5 होंगे, जैसे -7 हो सकता है, लेस से 2 हो सकता है। अच्छा, अब बाकी चीज़ों में क्या सर? यहाँ पे और यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट दिखना चाहिए। मतलब क्या? मतलब मान लो सर अगर एक रियल नंबर होता तो, मतलब मान लो यहाँ पे -11 होता तो क्या आप मुझे -11 का कॉन्जुगेट बताओगे? बिल्कुल सर, -11 का कॉन्जुगेट -11 ही होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। सर एक प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से -19 आयोटा। क्या आप मुझे -19 आयोटा का कॉन्जुगेट बताओगे? बिल्कुल सर, इसका कॉन्जुगेट होगा +19 आयोटा, तो यहाँ पर क्या होगा? +19 आयोटा। आई होप आप हर्मिटन मैट्रिक्स का आइडिया डेवलप कर पा रहे हो। सर एक्सलेट से यहाँ पे लिया है 5 + 3 आयोटा, तो जो यहाँ होगा वो 5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा, वो क्या होगा? 5 - 3 आयोटा। तो आई होप आप हर्मिटन और स्क्यू हर्मिटन हर तरह के कॉन्टेक्स्ट में समझ पाए और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आप में से किसी भी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से तो नहीं है, यकीनन तौर पर। अब अगर मैं समझना चाहूँ कि हर्मिटन एंड स्क्यू हर्मिटन मैट्रिसेस में चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं और चीज़ें कैसे दिख रही होती हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड सी बातें सुनिएगा स्टूडेंट्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिटन इफ ए आई जे जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई के इक्वल हो, यानी सर ए जो है वो ए के ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के इक्वल हो। सर क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप यकीन करिए ये बहुत ही मज़ेदार सी बात है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है अगर आप इसे सोच पाए तो। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक स्टैंडर्ड सी बात बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा स्टूडेंट्स। ये लिखा हुआ है आपके पास ए लेट्स से एक मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, सॉरी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, और मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम रखने के लिए इसको 2/2 का लेता हूँ, और 2/2 पे मैं सारी चीज़ें ले लेता हूँ। सर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, एक सिंपल सा मैट्रिक्स है ना, एक सिंपल सा मैट्रिक्स 2/2 का है ना। सर अगर एक मैट्रिक्स लिया ए, और ए में मैंने क्या किया सर? ए में मैंने 4 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, a + आयोटा बी है ना, लेट्स से c + आयोटा डी है ना, e + आयोटा f एंड g + आयोटा j। मतलब आप a1 b1 भी ले सकते थे, बट अभी ऐसे ही ले लिया। सर क्या आप मुझे इसका ट्रांसपोज लेकर बता सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। आप सोच क्या था स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सर इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो क्या होगा? ट्रांसपोज में क्या हो जाने वाला है सर? ट्रांसपोज में कुछ नहीं होगा, इसके रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अगर ये a + आयोटा बी c + आयोटा डी एक रो है तो एक कॉलम बन जाएगा, तो a + आयोटा बी तो यहीं रहेगा सर, लेकिन c + आयोटा डी जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा यहाँ पर, और e + आयोटा f और g + आयोटा j वहाँ चले जाएंगे। तो e + आयोटा f तो यहाँ आ जाएगा सर, e + आयोटा f, और सर g + आयोटा j यहाँ जाएगा। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ आएंगी स्टूडेंट्स? आई होप, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं है। अब क्या? अब सर अगर आपने ट्रांसपोज निकाल लिया तो मैं ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ए थीटा निकालना चाह रहा हूँ। आई होप आप बातें याद कर पा रहे हो। सर अगर आप ए थीटा निकालना चाह रहे हो तो ए थीटा क्या होगा? ए थीटा याद करिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना है। आई एम रियली सॉरी, ए थीटा तक जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ए के ट्रांसपोज का आपकी सहूलियत के लिए कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। सर कॉन्जुगेट क्या होगा? सर कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो बस। अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना ही है तो क्या करेंगे? बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार तरीके से कंक्लूड होगा। सर अगर ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, मतलब आप तो सारी बातें छोड़ो, इस मैट्रिक्स का सर मुझे कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सारे एक एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेंगे। यानी सर यहाँ लिखा है a + आयोटा बी, तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a - आयोटा बी। सर ये लिखा है e + आयोटा f, तो ये हो जाएगा रियली सॉरी - आयोटा f। ये c + आयोटा डी है तो आप इसे लिखेंगे c - आयोटा डी, और ये g + आयोटा j है तो इसे लिखेंगे g - आयोटा j। अब क्या? अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान सुनना। सर मान लो a अगर a के ट्रांसपोज के कॉम्प्लेक्स के इक्वल है, बाय द वे से आप क्या कह सकते हो? आप चाहें तो अपने
कन्वीनियंस के तौर पर इसे ए थीटा भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि किसी के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए थीटा ही होता है। याद है स्टूडेंट्स, इतने बड़े एक्सप्रेशन को लिखने का एक छोटा तरीका ए थीटा हमने इजाद किया है, डेवलप किया, डिस्कवर किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर मैं कहना चाहूँ सर, थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहना चाहूँ कि सर ए अगर ए थीटा के इक्वल है, मान लेते हैं सर ए जो है वो ए थीटा के इक्वल है, तो क्या हो रहा होगा? आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, अगर कभी भी मुझसे कोई कहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्रेटर देन या लेस देन में कंपेयर करना सेंसलेस है, बट इक्वालिटी में कंपेयर करना कंप्लीटली पॉसिबल है। जैसे अगर कोई कहे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है x1 प्लस आयोटा y1, और अगर कोई कहे Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है x2 प्लस आयोटा y2, है ना। और अगर कभी भी आपसे कोई कहे कि Z1 Z2 के इक्वल है, तो आप हमेशा ये कह सकते हो स्टूडेंट्स, इससे ये बात निकल के आती है कि इसका जो रियल पार्ट है वो आपस में इक्वल होगा और इनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में इक्वल होगा। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, बहुत इजीली मैनर में समझ पा रहे हैं। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी मुझसे कोई कहे इफ़ समबडी टेल्स मी दैट ए जो है, इफ़ समबडी टेल्स मी दैट ए जो है वो ए थीटा के इक्वल है, तो क्लियरली मैट्रिसेस कंपैरिजन कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कवर होते हैं, यानी ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी के इक्वल होगा। सर जैसे ही कोई मुझसे कहे कि ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी के इक्वल है, तो सर क्लियरली नज़र आ रहा है सर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो ये सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब वो प्योरली रियल हो। तभी तो उसके इमेजिनरी पार्ट पे आप क्या लगा पाते हो? नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि वो जीरो है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स, आप ऐसे सोच लो ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, ए से ए कैंसिल, तो आयोटा बी जीरो यानी बी जीरो, और बी जीरो मतलब सिर्फ क्या बचा ए। तो ए प्लस आयोटा बी में पहली बात तो जैसे ही ए को ए थीटा के इक्वल बोला, तो पहला कंक्लूजन हमने क्या निकाला? पहला कंक्लूजन हमने निकाला कि बी जो होगा सर वो जीरो के इक्वल होगा। क्या ये बात समझ आई? सर सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो जी प्लस आई जे, जी माइनस आई जे के अगर इक्वल है, तो सर एक और बात कह सकते हैं क्या? सर जो जे होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। सर जो जे होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सर कुछ और बातें भी कर लेते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि C प्लस आई डी, आई होप आपको बात समझ आ रही है कि ए जो है वो ए थीटा के इक्वल है, यानी C प्लस आई डी ई माइनस आई एफ के इक्वल है। यानी इससे क्या निकल के आता है? इससे ये बात निकल के आती है सर कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल मुझसे किसी ने कह दिए कि C प्लस आई डी ई प्लस आई एफ के इक्वल है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट C और E है, तो C और E आपस में इक्वल होंगे। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इधर D है और इधर माइनस F है, तो कैन आई कंक्लूड कि सर D जो होगा वो माइनस F के इक्वल होगा। आई होप मैं बहुत कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और सेम बात अगर यहाँ से देखो सर, E प्लस आई एफ अगर C माइनस आई डी के इक्वल है, तो E C के इक्वल होगा, ये हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं। और जो D है वो माइनस F के, या F जो है वो माइनस D के इक्वल होगा। चार बातें समझ आई। ये चार बातें समझ आने से क्या मैं ए को अब एक नए फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या मैं ए को थोड़ा अपग्रेड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम ए को रिवाइज करके लिखना चाहें, अगर ए का मैं अपग्रेडेड वर्जन लिखना चाहूँ, तो मैं ए को क्या लिखूंगा वो सुनिएगा। ए हमारा वही 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफकोर्स, लेकिन अब जो चीज़ें मैं लिखूंगा वो क्या होंगी? सर ए प्लस आयोटा बी, लेकिन बी तो जीरो है, तो आपके इस मैट्रिक्स में सबसे पहले तो क्या दिखेगा? आपका ये एलिमेंट आपको दिखेगा ए। आई होप बात समझ आई। सर फिर लिखा है जी प्लस आयोटा जे, लेकिन जे क्या है स्टूडेंट? सर जे है जीरो, तो ये क्या बचेगा सर? फिर ये बचेगा सिर्फ जी। आई होप इन बातों से आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, दोनों बातें आपको समझ आई। और दो बातें छोटी छोटी सी ध्यान से सुनिएगा। सी जो है वो ई के इक्वल है, सी जो है वो ई के इक्वल है, तो सर या तो ई को सी से रिप्लेस कर दो या सी को ई से रिप्लेस कर दो। मेरे ख्याल से सी से रिप्लेस कर देते हैं इस ई को। तो ये तो सी प्लस आयोटा डी है जिसको हम रखेंगे ऐसा कैसा, इस ई को क्या लिख दूंगा? इस ई को मैं लिख दूंगा सी। तो यहाँ पे तो सी प्लस आयोटा डी ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसे तो मैं एज इट इज सी प्लस आयोटा डी लिख देता हूँ। लेकिन सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ई प्लस आयोटा एफ, ई प्लस आयोटा एफ, तो ई को सी से और एफ को माइनस डी से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? सी माइनस आयोटा डी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये लिखा है ई प्लस आयोटा एफ, तो ई को तो मैं सी से और एफ को मैं माइनस डी से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा सी माइनस आयोटा डी। तो ये कितना हो जाने वाला है सर? सर ये हो जाने वाला है सी माइनस आयोटा डी। और अगर अब आप इससे ध्यान से देखें तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स, आपको खुद समझ आ रहा होगा, कि पहली बात तो ये कि सर डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है सर? डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं प्योरली रियल। पहला ऑब्जर्वेशन आपको याद आ रहा है स्टूडेंट, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो प्योरली रियल है। और दूसरी बात, अगर आपने दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट के इक्वल हैं। सी प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ऑफ कोर्स वो है, दोनों इनवर्स आपस में ऐसा वर्सा होते हैं। सर अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट भी, ऐसा कोई मैट्रिक्स बिहेवियर दिखाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऐसा कोई मैट्रिक्स अगर बिहेवियर दिखाता है तो हम उसे कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। और यही तो बात यहाँ पर आपको कहने की कोशिश की गई है, वो यही तो कह रहा है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है वो? कि अगर किसी मैट्रिक्स का, आई एम रियली सॉरी,
अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो आप निश्चिंत होकर कहिए कि वो जो मैट्रिक्स है वो आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स की एक और डेफिनेशन, या उल्टा मैं कहूँ कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, अगेन ये एक प्रॉपर्टी जो यूज़ में आएगी स्टूडेंट्स, कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो वो कहे कि ए जो मैट्रिक्स है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो हम उससे ये कंक्लूजन निकालेंगे कि उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज़ हम कहीं ना किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इफ़ ए इज़ अ हर्मिटियन मैट्रिक्स देन AII इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ AII इन वही डायगोनल मैट्रिक्स, और उस केस में AII प्योरली रियल होगा। ये हम कंक्लूड कर चुके हैं, आपको याद आ रही होंगी ये बातें, फॉर ऑल I। Thus every diagonal element of a Hermitian matrix must be real. I hope you remember this, we have already concluded. Every diagonal elements of a Hermitian matrix must be real, है ना? क्या ये बात कहने की जरूरत है? सिमिलरली सर, हर्मिटियन मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एक्चुअली अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? हर्मिटियन मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एक्चुअली अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इसे बहुत ध्यान सुनना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके देता हूँ, सुनिएगा। मान लो अगर मैं आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स देता हूँ, बट हर्मिटियन मैट्रिक्स में सर अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बजाय हमें मान लो दे दिए गए हैं क्या, हमें दे दिए गए हैं रियल नंबर्स। मतलब मैं बाई टू का एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें डायरेक्टली समझा पाऊँ। जैसे मान लो यहाँ लिखा है सर, जैसे P, Q, R और S, ये मान लो लेट्स से एक मैट्रिक्स है। सर इसका हर्मिटियन क्या होगा? हर्मिटियन का मतलब क्या होता है सर? हर्मिटियन का मतलब ये होता है कि सर अगर आप x का कॉन्जुगेट निकालें, अगर आप इसमें इन एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट निकालें, पहली बात तो क्या P और S तो ऐसे कैसे रहने वाले हैं, तो P और S तो ऐसे कैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप R और Q का कॉन्जुगेट निकालें तो R और Q का कॉन्जुगेट क्या होगा? सर R और Q का कॉन्जुगेट कुछ मतलब बेसिकली मैं R का कॉन्जुगेट निकालूँ तो R का कॉन्जुगेट क्या होगा? R खुद होगा। Q का कॉन्जुगेट क्या होगा? Q खुद होगा। तो कहना है से Q और R इक्वल होने चाहिए अगर मैं हर्मिटियन मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ तो, क्योंकि R का कॉन्जुगेट यहाँ पर इसके इक्वल होता है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ही होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है। और फॉर्चुनेटली ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एक रियल नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट वो खुद ही होगा क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट खुद होता है। और अगर मैं इसे भूल कर थोड़ी देर के लिए इसे ध्यान से देखूँ तो सर ये कुछ नहीं है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया, मैं आपको बात समझा पाया जो मैं कहना चाह रहा था। मैं बड़ी साधारण सी बात कहना चाह रहा हूँ, जिसे मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से अगर आपको क्लियर करूँ तो अगर आप रियल नंबर ले लेते हो, अगर रियल नंबर का एक मैट्रिक्स ले लेते हो, जिसे मैं ऐसे समझाता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जैसे यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 5, है ना, यहाँ लिखा है लेट्स से 3 और यहाँ लिखा हुआ है 3। तो अगर आप मैं पूछूँ इससे कि 2 और 5 से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो रियल नंबर होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। लेकिन अगर मैं 3 और 3 मतलब इस 3 का कॉन्जुगेट पूछूँ तो 3 चूंकि एक रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट 3 होगा। तो क्या आपको समझ आ रहा है? डायगोनल पर रियल नंबर्स हैं और ये जो नंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। क्लियरली ये कैसा मैट्रिक्स है सर? ये हर्मिटियन है। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या आपको बात समझ आई? बात वो बस इतनी सी यही कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो अगर एक हर्मिटियन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओवर अ रियल नंबर्स, मतलब उसमें सारे ही कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्योरली रियल नंबर्स हैं, तो सर वो मैट्रिक्स एक्चुअली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिटियन जब वो ऐसा हो मतलब उसके ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के इक्वल हो। आई होप ये प्रॉपर्टी समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दो वैल्यूज़ के इक्वल समझाने की कोशिश भी करूँ, जैसे हम एक ले लेते हैं मैट्रिक्स फटाफट ए, है ना, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं जैसे x1 प्लस आयोटा y1, है ना। जल्दी से इसे समझेंगे स्टूडेंट्स, इसे क्विकली हम गो थ्रू करेंगे। जैसे अगर एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें लिखा है x1 प्लस आयोटा y1, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगली वैल्यू लिखी है x2 प्लस आयोटा y2। अगला एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है x3 प्लस आयोटा y3, और अगला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है लेट्स से x4 प्लस आयोटा y4। मैं कुछ रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूँ। पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है स्टूडेंट्स कि क्या आप मुझे इसका ट्रांसपोज बता सकते हो? चलो ट्रांसपोज फटाफट निकाल लेते हैं। अगर इसका मैंने ट्रांसपोज निकालना चाहा तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट्स? सर इसका ट्रांसपोज जो होगा वो यही कि रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो x1 प्लस आयोटा y1 है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन ये जो x2 प्लस आयोटा y2 जो रो 1 में था वो कॉलम 1 में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जो रो 2 है आपकी वो रो कॉलम 2 बन जाएगी, यानी ये जो है x3 प्लस आयोटा y3 ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो है आपका x4 प्लस आयोटा y4 ये तो यहीं रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डायगोनल है, डायगोनल चेंज नहीं होता है ट्रांसपोज लेने पर। आई होप ये बात आपको याद है। सर अब क्या, अब आपका कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब बड़ा आसान सा है स्टूडेंट, सुनिएगा। क्या मैं इसका कॉन्जुगेट ले सकता हूँ? आई होप हम ले सकते हैं। तो मैं ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेना चाह रहा हूँ,
आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ए के ट्रांसपोज का मैं कॉन्जुगेट ले लूँ। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या सर, जितने भी इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उनके साइन आप चेंज कर दीजिए। तो अगर उनके हम साइन चेंज करते हैं तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है सर, अब सुनिएगा ध्यान से। अब मैं सर ए के ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट का नेगेटिव लेना चाह रहा हूँ। क्या मैं ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट को और आसान भाषा में ऐसा लिख सकता हूँ ए थीटा, अगर हमने सीखा है सर मैं इसका नेगेटिव लेना चाह रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों को कंपेयर कर लो। सर आप बस कंपेयर कर लो ए को नेगेटिव ऑफ ए थीटा के इक्वल। ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट हम डिराइव करेंगे। पहला रिजल्ट सोच के देखो स्टूडेंट्स, सर अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है तो सर आयोटा y1 से आयोटा y1 कैंसिल, x1 जो होगा वो माइनस x1 के इक्वल, माइनस x1 को इधर लाए तो 2x1 इज इक्वल टू 0। यानी पहला कंक्लूजन कि x1 जो है वो 0 के इक्वल है। सिमिलरली सर x4 आयोटा y4 अगर x4 माइनस x4 आयोटा y4 के इक्वल है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा, फिर यहाँ से कंक्लूजन आएगा कि x4 जो है वो 0 के इक्वल है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं किस तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और सर ध्यान से सुनिएगा, सर अगर x3 आयोटा y3 माइनस x2 आयोटा y1 के इक्वल है तो पहला कंक्लूजन तो ये कि सर जो x3 है वो माइनस x2 के इक्वल और y3 है वो प्लस y2 के इक्वल, मतलब y3 है जो y2 के इक्वल। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो x2 जो है वो माइनस x3 के इक्वल और जो y2 है वो y3 के इक्वल होगा। यानी एक और दो रिजल्ट और निकाल पा रहे हैं हम, क्या कि जो सर x2 है, जो x2 है वो माइनस x3 के इक्वल। क्या ये बात आपको समझ आई? एंड ऑफ कोर्स जो y3 है वो प्लस y2 के इक्वल। सो जो y3 है वो प्लस y2 के इक्वल होगा। ये चार रिजल्ट्स के बेसिस पर मैं ए को रीडिफाइन करता हूँ। ये चार रिजल्ट्स के बेसिस पर हम ए को रीडिफाइन करते हैं। अगर सर मैं ए को रीडिफाइन करना चाह रहा हूँ तो पहली बात तो x1 0 है। सर पहली बात तो x1 0 है ना। ए को अगर हम रीडिफाइन करें स्टूडेंट्स तो बहुत ध्यान से इस परिभाषा को सुनिएगा, क्योंकि अब आप ए को समझ पाएंगे कि ए कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। सर पहली बात तो ये कि x1 0 है। अगर x1 0 हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आयोटा y1, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा आयोटा y1। सिमिलरली सर एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, x4 भी 0 है। x4 0 होगा तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा y4, तो यहाँ पर क्या बचेगा आयोटा y4। ठीक है सर, दो इंपॉर्टेंट सी बातें और छोटी छोटी दो बातें। सर यहाँ पे लिखा है x2 आयोटा y2, इसको ऐसे लिखते हैं x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, इसे हमने लिखा x2 प्लस आयोटा y2। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। x3 प्लस आयोटा y3, सर x3 माइनस x2 के इक्वल है, तो x3 जो है वो माइनस x2 के इक्वल है। और क्या सर, और एक छोटी सी बात, y3 किसके इक्वल है, y2 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा y2। सर इन सब बातों का मतलब क्या है? इन सब बातों का बड़ा साधारण सा मतलब जो आप ऑब्जर्वेशन अगर देख पा रहे हो तो सर पहली बात तो ये कि ये जो डायगोनल है, इसके जो एलिमेंट्स हैं सर, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये क्लियरली क्या है सर, ये प्योरली इमेजिनरी है। पहला ऑब्जर्वेशन आई होप आपको दिखा। दूसरा ऑब्जर्वेशन सर अगर आप देखें तो ये जो बाकी पेयर वाइज हम देखते हैं, जैसे 1 2 होता है तो 2 1 होता है, इस तरह के पेयर्स को अगर हम देखें, आई जे का जे आई से पेयरिंग देखें आप, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा सर कि अगर x2 प्लस आयोटा y2 का कॉन्जुगेट में निकालूं तो वो है x2 माइनस आयोटा y2, और उसका अगर मैं नेगेटिव निकालूं तो हो जाएगा माइनस x2 प्लस आयोटा y1, यानी ये इसके नेगेटिव कॉन्जुगेट के इक्वल है। और सर अगर ऐसा होता है तो मैं बिना सोचे समझे कहता हूँ कि ये जो ए है ये कैसा मैट्रिक्स होगा सर, ये स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स होगा। क्या ये बात आपको इजीली और क्लियरली समझ आई? आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी दो बातें थी स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी बातें हैं और इसको उल्टा आपको समझाया जा रहा है। उल्टा क्या समझाया जा रहा है कि सर अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो हर्मिटन मैट्रिक्स है तो ए थीटा के इक्वल होगा, और अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि एक स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स है तो ए थीटा माइनस ए के इक्वल होगा। आई होप ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, और यही स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और यही आपके हर्मिटन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। हर्मिटन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स और इनकी अभी तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ी ये आराम से अच्छे से आपको क्लियर हुई। इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत क्रूशियल और थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफकोर्स, फिर हम इसको देखकर आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। तो मेजरली अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी, मैं अगर फाइनल कैटेगरी आपको दिखाऊँ या समझाऊँ तो हमने चार चीज़ें समझी स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक है ना, इसी के साथ साथ हमने समझा क्या स्क्यू सिमेट्रिक, और दो चीज़ें और देखी हमने क्या स्टूडेंट्स, हर्मिटन
एंड ऑफ कोर्स स्क्यू हर्मिटन। बट ना सिर्फ ये 4 टर्म्स को हमने समझा, बल्कि इन टर्म्स पर बेस्ड हमने कई सारी प्रॉपर्टीज़ को समझा, इन टर्म्स पर बेस्ड कई सारे एप्लीकेशंस को देखा। खैर मेरी जो सिंपल सी बात है, ये जो दोनों रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज से। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और ये जो दोनों रिलेटेड हैं, ये दोनों ना सिर्फ ट्रांसपोज से बल्कि कॉन्जुगेट से रिलेटेड है ना। तो ये किस पर बेस्ड है स्टूडेंट्स? यहाँ पर कौन पिक्चर में जाता है? ये आपका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज मेरे ख्याल से दोनों ही पिक्चर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट के कॉन्टेक्स्ट में, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर किया। और कई सारे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस अभी एक्सप्लोर करेंगे, जो कि होना बाकी है। तो आज के लेक्चर में मैं 4 चीज़ों की प्रॉपर्टीज समझा, और इसे हम आगे और कंटिन्यू करेंगे कई सारे टाइप्स और फिर कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस चैप्टर को नहीं स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करके हम डिटर्मिनेंट्स और उसके एवेल्युएशन पर शिफ्ट होंगे। खैर उसके बाद कई सारी चीज़ें बाकी हैं, और उल्टा मतलब कभी डिटर्मिनेंट कभी मैट्रिसेस, जैसे चलता रहेगा और चीज़ें होती रहेंगी। मतलब पैरेलल हम पढ़ेंगे दोनों चैप्टर्स को, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबली कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज़ होता रहता है, तो हम वो करते रहेंगे स्टूडेंट्स। बट मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में जो भी चीज़ें पढ़ाई उसमें कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे ज़रूरी और सबसे काम की बात आपको बताना है, कहना या बोलना चाहें, तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब आपसे कोई चार्ज, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है। ट्रायल वर्जन के बाद पेड वर्जन शुरू हो जाए, 2 लेक्चर के बाद 3rd लेक्चर की फीस ली जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या IITJ के लिए जो स्पेसिफिक चैनल है MagnetBrains IITJ नीट पर पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। आपको जाना है www.magnetbrains.com पर। यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल या एंड्रॉयड एप्लीकेशन दोनों के लिंक मिल जाएंगे। और यहीं पर अगर आप चीज़ें देखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंडियाज़ नंबर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। क्वालिटी आप खुद फील कर रहे हैं कि कैसे इंश्योर की जा रही है। एंड येस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, एक और सबसे ज़रूरी बात कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड्स में हम किस किस सेक्टर में, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स हम केटर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE, नीट, NTSE, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आप जैसे ही पोर्टल पर जाएंगे स्टूडेंट्स, पोर्टल को अगर आप एक्सेस करें, तो मैं पोर्टल एक्सप्लोर करना आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप जैसे मान लेते हैं IIT JEE एस्पिरेंट है, यहाँ पर सब कुछ क्लास वाइज, 11th 12th का अलग, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इवन आपके फाउंडेशन के लेक्चर्स, सब कुछ प्रॉपरली सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। जैसे मान लेते हैं अगर आप 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स देखना चाहते हो, तो यहाँ वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, और वॉच नाउ पर क्लिक करते ही आपका 12th लेक्चर का पूरा चैप्टर वाइज सेक्शन अरेंज होगा, जहाँ पर DPP वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे। इंडिया के टॉप टीचर्स ये सारी चीज़ें आपको डिलीवर करने का अश्योरेंस देते हैं अंडर दिस IIT JEE नीट मॉड्यूल। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो कि ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल, जो कि अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट में सब कुछ चीज़ें अरेंज, और यहाँ पर क्लिक करके आप हमें डाउट्स अपने फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी लेक्चर आपको देखना है, आप क्या करेंगे, आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, और यहीं पर बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन पर आप सारे लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करिए स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस नहीं करोगे। मतलब हर एक चीज़ जो भी नई रिलीज़ हो रही है वो हमेशा आपको मिलती रहेगी, और आपको सब कुछ हमेशा पता रहेगा, आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा नेसेसरी का। एंड येस ऑफ कोर्स, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। हम चाहते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि वो भी इसे अवेल कर पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।